हेलो एवरीवन, फ्यूचर साइट चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने चैनल फ्यूचर साइट यूपीएससी पर विजन आईएएस की जो 2023 के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, उनकी वीडियो सीरीज शुरू कर रखी है। ये वीडियो सीरीज ना केवल 2023 के एग्जाम के लिए, बल्कि जो 2024, 2025 और जो आगे आने वाले एग्जाम्स होंगे, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इन टेस्ट सीरीज में दो पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स का पोर्शन। जो स्टैटिक पोर्शन है वो आगे भी सेम ही रहेगा। तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आगे आने वाले एग्जाम्स में छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टैटिक पोर्शन आगे एग्जाम के लिए भी, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय फ्यूचर साइट यूपीएससी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। इसके अलावा अगर प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ इंपोर्टेंट डाटा, फैक्ट्स या फिर डायग्राम चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फ्यूचर साइट आरएस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 76 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विद रेफरेंस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसका प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट? पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नीचे तीन स्टेटमेंट दी गई है। पहली है ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कि वो भारत के अंकेक्षण और लेखा विभाग का हेड होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसके साथ ही जो कैग है वो पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है पार्लियामेंट की, तो उसके गाइड का भी काम करता है। ही ऑल्सो एक्ट्स एज अ गाइड टू पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। फिर है ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 70 years विच एवर इज अर्लियर। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वो 6 years का टाइम पीरियड या फिर 65 years की एज जो भी पहले हो तब तक वो पद को धारण करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगला है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, कि अगर मान लो कैग एब्सेंट है तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है तो क्या वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का जो पद है वो एक स्वतंत्र पद होता है, और ना ही कोई मिनिस्टर इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, और ना ही इसकी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अपने ऊपर ले सकता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में इसको दिया गया है, जो एक स्वतंत्र पद है। देखो इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये फर्दर अपॉइंटमेंट इसकी नहीं हो सकती। नो फर्दर अपॉइंटमेंट, मतलब जब ये अपने पद से रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी पद पर ये काम नहीं कर सकते। ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, भारत के अंकेक्षण और लेखा विभाग का ये हेड होता है। तो ये बात सही है। ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स and controls the entire financial system of the country at both the levels, the center and the state. यहाँ पे कह रहे हैं कि ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, वो जो लेखा निधि है, लोक निधि है, उसका गार्जियन का काम करता है, उसके संरक्षक का काम करता है। एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, और भारत का जो संपूर्ण जो वित्तीय प्रणाली है वो उसको कंट्रोल करता है एट बोथ द लेवल्स। ये यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है कि दोनों लेवल पर, सेंटर पर भी और स्टेट पर भी, दोनों लेवल पर काम करता है। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। तो 6 साल की अवधि या फिर 65 साल की आयु, उसकी एज जो भी पहले हो तब तक वो काम करेगा। नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में, ना तो राज्यसभा में और ना ही लोकसभा में, कैग को कोई भी मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उसका एक स्वतंत्र ऑफिस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफिस है। एंड नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शन डन बाय हिम, और अगर कैग ने कोई काम करा है तो कोई भी मिनिस्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेगा। ठीक है। 77th क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन बी कंसिडर्ड प्रॉपर फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। नीचे तीन स्टेटमेंट दी है, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है, उससे किसी स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में इसका प्रोविजन दिया गया है। ठीक है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, नीचे इन सिचुएशंस में से बताना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिनको प्रॉपर कंसिडर करा जाएगा प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए। ठीक है, मतलब किन स्थितियों में प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है, ये पूछा है यहाँ पे। देखो जो ये सिचुएशंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के बॉम्बई केस में सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट जो कि 1988 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी, उसके आधार पर कुछ परिस्थितियों को प्रॉपर और इम्प्रॉपर इनमें बांटा है कि कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जो प्रेसिडेंट को रूल को जब लगाया जाता है तो वो उचित है, विजिबल है, और कौन सी स्थितियां ऐसी हैं जो इम्प्रॉपर स्थितियों में आएंगी और उनके आधार पर अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया तो वो अनुचित होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे केस में जो 1994 में आया था तब इनको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में बांटा था। तो यहाँ पे प्रॉपर सिचुएशंस के बारे में पूछा गया है। तो पहला है माल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट, कि अगर राज्य में कुशासन हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री पर किसी करप्शन से रिलेटेड ब्लेम लग जाए या फिर और कोई भी इसी तरह की कार्य है, तो वो प्रॉपर सिचुएशन में नहीं आएगा, वो इम्प्रॉपर में आएगा, खाली इस आधार पर कि किसी मिनिस्ट्री ने करप्शन करा है तो उसके आधार पर प्रेसिडेंट रूल को नहीं लगाया जाएगा। देखो इस स्थिति में ऐसा हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करा जा सकता है, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी और फिर दोबारा से इलेक्शन होगी, लेकिन वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जाएगा। प्रेसिडेंट रूल के लिए ये उचित आधार नहीं है। दूसरा है गवर्नमेंट इज डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जब किसी राज्य की सरकार डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अगेंस्ट अगर वो काम कर रहा है तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, और ये उचित आधार होगा। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी राज्य की सरकार ने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल दिशा निर्देशों को नकार दिया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो अगर उनकी अवहेलना करी है तो तब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक उचित आधार होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मामला है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से रिलेटेड मामला है, तो दोनों ही प्रॉपर सिचुएशन है। लेकिन अगर मिनिस्ट्री ने कुछ करा है, माल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया स्टेट में, उसके ऑफिसर्स ने, मिनिस्ट्री ने कुछ ऐसा करप्टेड काम कर दिया है, उस पर एलिगेशन लगे हैं, तो वहां पे नहीं लगाया जाएगा प्रेसिडेंट रूल। वहां पे और कार्यवाही हो सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली, फिर दोबारा से इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के लिए ये उचित आधार नहीं है। तो सी इसका सही आंसर है, 2 and 3 ओनली। 78th क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। नीचे कुछ प्रोविजंस दिए हैं, कुछ प्रावधान दिए गए हैं, बताना है कि उनमें से कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड करे गए हैं। नीचे 3 स्टेटमेंट है, उनमें से करेक्ट को बताना है कि करेक्ट कौन सा है। पहला है द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करेगा। तो क्या इससे रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है? तो ये सही है। क्यों? क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोलता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या, इसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे और उसकी सहायता करेंगे। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन में क्या प्रोविजन किया गया कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह को मानना पूर्णतः बाध्यकारी है। ठीक है, मैंडेटरी बना दिया। लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो वहां पे ये बोला गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी तो हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई एडवाइस पसंद नहीं आई है तो वो रिकंसिडर करने के लिए उसे वापस भेज सकता है। ठीक है, तो उसको दोबारा से सोच विचार करने के लिए प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है। तो रिकंसिडरेशन का जो प्रोविजन है वो 44वें संविधान संशोधन में ऐड करा गया था, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। फिर है ऑल सिटीजन्स हु आर नॉट लेस देन 18 years old आर एंटाइटल्ड टू वोट इन इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा। तो हमें ये पता है कि पहले जो हमारे मूल संविधान में वोटिंग के लिए एज थी वो 21 साल थी, जिसे कम करके कितना 18 इयर्स कर दिया गया था। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में करा गया? ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में करा गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। फिर है द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। स्टेट, राज्य सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमने देखा बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है, जैसे कि आर्टिकल 16 को अमेंड करा गया, 44A सब क्लाउज जिसे प्रमोशन इन रिजर्वेशन को ऐड करा गया, और ऐसे ही जो आर्टिकल 15 का पार्ट 4 है उसमें भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी से रिलेटेड
इनके एडवांसमेंट के लिए प्रोविजन करे गए। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करे गए हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो इसका मतलब तीनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है, इसका डी आंसर हो जाएगा। 79th क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्टेड अ रेयर जियांट एरप्शन फ्रॉम अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर इन स्पेस। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने, खगोलविदों ने एक ऐसे जियांट इरप्शन की, एक ऐसे बड़े विस्फोट की खोज करी है जो रेयर ही होता है। कहां से? फ्रॉम अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर से, स्पेस में। तो ये जो इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर। जो ये अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर है, इससे संबंधित स्टेटमेंट्स दी गई है। बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है दीज आर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन, मतलब ये उच्च एनर्जी वाले, हाई एनर्जी वाले ये न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं दैट पजेस इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड, जिनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटेंस होता है, प्रबल होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? द एमिशन ऑफ मैग्नेटर्स इज हाईली लीनियरली पोलराइज्ड। इस मैग्नेटर से जो ये एमिशन हो रहा है, जो कि जियांट इरप्शन की फॉर्म में है, वो लीनियरली पोलराइज्ड, मतलब ये रैखिक रूप से ध्रुवीकृत होता है। ब्राइट, ये बहुत ज्यादा चमकदार है, चमकता है। एंड इज विजिबल अक्रॉस ब्रॉड फ्रीक्वेंसी रेंज, और एक व्यापक बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज में ये दिखाई देता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 आर द राइट स्टेटमेंट्स। 80वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन यूजफुल टू इंडिया बिकॉज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे संविधान के पार्ट 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक इनका प्रोविजन है, इससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो पूछा गया है कि वो कितने यूजफुल हैं इंडिया के लिए। 3 स्टेटमेंट दी है, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है दे आर इंटेंडेड टू फिल इन द वैक्यूम इन पार्ट 3 बाय प्रोवाइडिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। जैसा कि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में दिए हैं, वो पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि जो डीपीएसपी है वो सोशल और इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डीपीएसपी ऐसे हैं जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है दे हेल्प कोर्ट्स इन एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिव्यू। ये स्टेटमेंट भी सही है। ये जुडिशियल रिव्यू करने में कोर्ट्स की हेल्प करते हैं। फिर दे एनेबल द अपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये अपोजिशन पार्टी के लिए एक टूल का काम करते हैं, जिससे वो जो सरकार सत्ता में है उस पर अपना प्रभाव बना सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई काम, सरकार ने कोई कदम उठाया है और कोई निर्णय लिया है, लेकिन वो डीपीएसपी के कहीं ना कहीं खिलाफ जा रहा है, तो अपोजिशन पार्टी उसको एज अ टूल अपना सकती है कि ये डीपीएसपी के अगेंस्ट है। तो इस तरह से वो अपना प्रभाव जो है जमा सकती है सरकार पर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है सिटीजनशिप से रिलेटेड। अ सिटीजन में लूज हिज या हर सिटीजनशिप व्हेन ही या सी, मतलब देश का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता किन स्थितियों में खो देता है। नीचे 3 स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखो 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है ना, उसमें 3 ऐसी सिचुएशंस दी गई है, 3 ऐसी परिस्थितियां दी हैं जिनके बेसिस पर कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है, भारत में अपनी नागरिकता को खो देता है। वो है, एक तो है रिडेंशिएशन, टर्मिनेशन, और तीसरा है डेप्रिवेशन। मतलब एक तो त्याग करना, अगर कोई नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग कर देता है, टर्मिनेशन अगर नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाता है, या फिर डेप्रिवेशन उसको नागरिकता से, भारत का नागरिक होने से अगर वंचित कर दिया जाए। तो ये 3 ऐसी स्थितियां दी गई हैं। पहला है वॉलंटरीली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर फॉरेन स्टेट। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को अपनी इच्छा से एक्वायर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उससे सिटीजनशिप भारत में अपनी नागरिकता को खो देता है। ऐसा जो ये टर्मिनेशन वाला पॉइंट है, इसमें बोला ये इसके अकॉर्डिंग टर्मिनेशन होगा। तो ये टर्मिनेशन के अकॉर्डिंग नागरिकता को खोना होगा। दूसरा है अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग ऑफ वॉर। अगर किसी देश के साथ भारत का युद्ध हो रहा है और कोई नागरिक अगर गैर कानूनी तरीके से या तो व्यापार करता है उस देश के साथ, या फिर कम्युनिकेशन करता है, तो ऐसी स्थिति में उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी और वो डेप्रिवेशन के तहत सिटीजनशिप को खोना होगा। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। ऑब्टेन्ड सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, मतलब फ्रॉड से, अवैध तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण करना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऐसे में भी वो अपनी नागरिकता खो देगा अंडर डेप्रिवेशन। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। 1, 2 and 3 ये हमारा आंसर है। 82वां क्वेश्चन है तख्त से रिलेटेड। ये तख्त क्या होते हैं?
देखो, तख्त इज अ सीट ऑफ टेम्पोरल अथॉरिटी फॉर सिक्स। सिख कम्युनिटी के लिए ये अस्थायी प्राधिकार के लिए पद होते हैं, स्थान होते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये तख्त क्या होते हैं। देखो, तख्त का मतलब होता है, ये तख्त जो है वो एक फारसी शब्द है, ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंपीरियल थ्रोन, शाही सिंहासन। मतलब एक ऐसा सिंहासन होता है ये सिख कम्युनिटी में, जहां पे सिख कम्युनिटी से रिलेटेड हुक्मनामाज इशू करे जाते हैं। हुक्मनामाज या फिर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बोल सकते हो, कि जो पूरी सिख कम्युनिटी पर लागू होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। लेकिन क्या होता है, टाइम टू टाइम इन तख्त पे भी पोस्ट होती है कि किस व्यक्ति को बैठाया जाए, किसको नहीं, किस व्यक्ति को ये पद दिया जाए, किसको नहीं। तो इसलिए ये टेम्पोरल अथॉरिटी होती है, ये एक ऐसा स्थायी प्राधिकार होता है। तो क्या पूछा है, एट प्रेजेंट सिक्स रिकॉग्नाइज 5 प्लेसेस एज तक। तो ये यहाँ तक तो सही है कि प्रेजेंट टाइम में 5 स्थानों पर सिखों के ये तख्त हैं, लेकिन विच आर इन पंजाब। क्या ये सारे पंजाब में? ये एक गलत फैक्ट है, क्योंकि 5 में से 3 तो पंजाब में है, एक बिहार में और एक महाराष्ट्र में, मतलब सारे के सारे पंजाब में नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर है 4 तख्त आर लिंक्ड टू गुरु गोविंद सिंह, कि इन 5 में से 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह से लिंक्ड है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि इन 5 तख्त में से एक तख्त है अकाल तख्त, जो कि सुप्रीम और ओल्डेस्ट है। इन तख्त में से सबसे ओल्डेस्ट है अकाल तख्त, ठीक है, जो कि सुप्रीम माना जाता है। ठीक है, और अगर पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी से रिलेटेड अगर कोई हुक्मनामा या रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी करने होते हैं ना, तो वो इसी अकाल तख्त से जारी करे जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सिख कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का या फिर तख्त के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए हैं, हुक्मनामा दिए गए हैं, उनको अगर फॉलो नहीं किया जाता है, या फिर कोई अगर सिख कम्युनिटी में कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है कि जो कि इनके खिलाफ है, जो कि सिख कम्युनिटी के कार्यों के खिलाफ है, तो उसको बहिष्कृत करने का काम भी, तो वो सभी काम जो है वो अकाल तख्त के द्वारा ही करे जाते हैं। तो इन 5 में से एक तख्त अकाल तख्त, जो कि सबसे पुराना और जो कि सुप्रीम है, वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो गुरु हरगोविंद के द्वारा बनाया गया था। 1606 में गुरु हरगोविंद के द्वारा इसको बनाया गया था। उसके अलावा जो 4 बच गए, उन सभी को, वो सभी गुरु गोविंद सिंह से लिंक्ड है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। फिर है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपॉइंट्स द जत्थेदार टू ऑल द तख्त। तो जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो सभी तख्त के लिए, 5 तख्त के लिए जत्थेदार को नियुक्त करती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जो 3 पंजाब में जो तख्त है ना, सिर्फ उनसे रिलेटेड, उनको कंट्रोल करने का काम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक करती है। बाकी जो 2 तख्त बच गए बिहार और महाराष्ट्र में, उनके अपने खुद के ट्रस्ट और या फिर खुद के अपने बोर्ड हैं जो इन्हें कंट्रोल करते हैं, जो जत्थेदार को अपॉइंट करते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है, ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के स्कोप्स के बाहर आते हैं? पहला है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, इंक्लूजन ऑफ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, जो आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आते हैं, वो पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी ही काफी होती है। यहाँ पे पूछा है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, मतलब स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का गठन करना, तो इसके लिए भी पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंडमेंट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब ये दोनों ही आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 है। तीसरा है इंक्लूजन ऑफ न्यू डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब अगर कोई डीपीएसपी ऐड करा जाता है हमारे संविधान में, तो देखो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसके लिए अगर डीपीएसपीज या फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। और आज हमारे संविधान में जो भी अमेंडमेंट होते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ अमेंडमेंट जो है वो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से ही होते हैं आज के टाइम पे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसके लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो 1 और 2 इसका डी सही आंसर हो जाएगा 83 का। अगला क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी हैं और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहला है ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वही व्यक्ति भारत का अटॉर्नी जनरल बन सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है ही रिसीव्स सच रेम्युनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट आएगा।
प्रेसिडेंट इसकी रेम्यूनरेशन को डिटरमाइन करेंगे। फिर ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के संसद के दोनों सदनों में की प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं और उनकी जॉइंट सिटिंग में भी की प्रोसीडिंग में भी वो भाग ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। हालांकि उसे वोट डालने का राइट नहीं होता है, लेकिन वो बोल भी सकते हैं और प्रोसीडिंग्स में भाग भी ले सकते हैं। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। 85वां क्वेश्चन है आर्टिकल 19 से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो कि फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में, उस पर सरकार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दी है और पूछा गया है कि कौन सा उस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की कैटेगरी में आता है। देखो, भारत सरकार कुछ ऐसे बेसिस होते हैं, जिनके कुछ ऐसे आधार होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके आधार पर सरकार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है आर्टिकल 19 पर। वो क्या क्या होते हैं? वो देश की संप्रभुता हो सकती है, इंटीग्रिटी, देश की संप्रभुता, एकता, देश की सुरक्षा हो सकती है, या फिर विदेशी देशों के साथ जो मित्र देश होते हैं उनके साथ अगर फ्रेंडली रिलेशन को अगर कोई चीज प्रभावित करे तो वो, पब्लिक ऑर्डर मतलब लोक व्यवस्था, अगर लोक व्यवस्था खराब हो, बिगड़ रही हो तो तब भी इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। अगर नैतिकता का हनन हो रहा है तो तब भी लगाए जा सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्ट इन कोर्ट्स की अगर मानहानि हो रही है, इनके खिलाफ अगर कोई जा रहा है तो। डिफेमेशन, अगर कोई सरकार की या फिर गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेन्स है उनकी मानहानि हो रही है। तो इन सभी केसेस में, इन सभी आधारों पर आर्टिकल 19 को प्रतिबंधित किया जा सकता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है लीकिंग क्लासिफाइड मटेरियल बाय इंटेलिजेंस ऑफिसर। देखो, अगर कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात को लीक करता है जो कि लीक उसको नहीं करनी है, किसी गोपनीय सामग्री को अगर वो लीक करता है, तो वो क्या हो सकती है? तो किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए वो खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो इसलिए ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का, इसलिए ये प्रतिबंध लगाने का आधार हो सकता है। गिविंग स्पीच टू टेक आर्म्स, कोई ऐसी स्पीच देना जिससे लोग जो है वो हथियार उठाने के लिए प्रेरित, तो इससे लोक व्यवस्था बिगड़ सकती है। ठीक है, तो ये भी प्रतिबंध का आधार हो सकता है। फिर है स्पीच विच कैन हैम्पर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन लोकसभा, मतलब ऐसा कोई स्पीच देना जिससे सरकार की स्टेबिलिटी को, स्थायित्व को, लोकसभा में सरकार की स्टेबिलिटी को जिससे हानि पहुंच सकती है। देखो, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपोजिशन पार्टी के द्वारा टाइम टू टाइम या फिर जब इलेक्शंस होते हैं उनके पास इलेक्शन रैलीज निकाली जाती हैं, तो ऐसे स्पीच दे दिए जाते हैं जिससे प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। इसके आधार पर इसको कोई नहीं रोक सकता। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अगर मानहानि होती है, कोर्ट की अवहेलना होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इस आधार पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।